आज हम बात करने वाले हैं अपने इंग्लिश के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा है रेमेडियल टीचिंग। इसके नोट्स आपको वीडियो के नीचे के लिंक में मिल जाएंगे, तो आपको साथ साथ में लिखने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से समझ लें और वीडियो स्किप करके मत देखिएगा, वरना आपको समझ आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास का टॉपिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया, रेमेडियल टीचिंग। और ये जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं मैंने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के हिसाब से कवर करे हैं, तो आप इस पे रिलाय कर सकते हैं। रेमेडियल टीचिंग क्या कहता है? रेमेडियल टीचिंग आप सबको पता है, हम सबके दिमाग में एक धारणा है रेमेडियल को लेके कि जो नालायक बच्चे होते हैं, बहुत ज्यादा वीक होते हैं पढ़ाई में, उनके लिए ये क्लासेस रखी जाती हैं। बट इन रियलिटी रेमेडियल टीचिंग का क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू दिस, रेमेडियल टीचिंग वो होती है जिसमें एक्चुअली कोई नालायक बच्चा नहीं है, उसमें वो बच्चे हैं या वो स्टूडेंट्स उसे अटेंड कर सकते हैं जो कि किसी भी एरिया में वीक है। वो कोई एक एरिया भी हो सकता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, सपोजिंगली मैथ्स में सब्सट्रैक्शन हो सकता है, इंग्लिश के अंदर ग्रामर हो सकता है। तो अब वो कोई भी स्टूडेंट उसको बेसिकली अटेंड कर सकता है। और टीचर जो है उसने जिस तरीके से क्लास में वो टॉपिक पढ़ाया था, वो कोशिश करती है कि वो उसको थोड़ा अलग तरीके से कराए ताकि बच्चे समझ सके। और टीचर जो है वो अलग अलग तरह के मेथड्स यूज करती है ये टॉपिक्स कवर कराने के लिए। रेमेडियल टीचिंग क्या होता है? इट इज द टीचिंग और इंस्ट्रक्शनल वर्क कैरिड आउट टू प्रोवाइड मटेरियल टू हेल्प द पीपल्स टू गेट रिड ऑफ देयर कॉमन और स्पेसिफिक वीकनेस। ये बेसिकली एक इंस्ट्रक्शनल वर्क है जिसको मतलब बेसिकली यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, जो कि कैसे किया जाता है। यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करते हैं टीचर्स स्टूडेंट्स को, ताकि जो उनकी कॉमन वीकनेस है, कॉमन मतलब जो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम है वो, या फिर स्पेसिफिक वीकनेस। स्पेसिफिक वीकनेस से इनका मतलब है कि एक बच्चे को एक प्रॉब्लम या दो बच्चों को सेम प्रॉब्लम, वो जो है वो केटर कर सके। Depending upon the general or specific nature of the weakness or learning difficulties of the pupils, one has to take appropriate steps for the organization of remedial teaching for the needy pupils. उन्होंने बोला कि पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि वो जो उनकी प्रॉब्लम है वो जनरल है, यानी कि ज्यादातर बच्चों को है, या स्पेसिफिक है। ठीक है, उसके बाद हमें ये देखना है कि टीचर जो है उसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं, या फिर जो स्कूल है उसे अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेने हैं, उसे सही तरीके से आगे बढ़ना है, क्लासेस रखवानी है, उसके लिए बाहर से टीचर बुलाना है या स्कूल के टीचर को ही वो वर्क देना है। साथ साथ में क्या मेथड्स यूज करने हैं वो सब उन्हें डिसाइड करना होता है स्टेप बाय स्टेप, ताकि बच्चे जो हैं उनको बेसिकली हेल्प मिल सके। नंबर 3, रेमेडियल टीचर्स शुड डिजाइन डाइवर्सिफाइड टीचिंग एक्टिविटीज। रेमेडियल टीचर्स जो होते हैं उन्हें अलग अलग तरह की टीचिंग एक्टिविटीज अरेंज करने हैं या डिसाइड करने हैं अपनी क्लास के लिए। ऐसा नहीं है कि मैं क्लास में जाके सिर्फ लेक्चर दूं या सिर्फ एक्टिविटीज कराऊं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, मुझे वो डिसाइड करना है कि मैं किस मेथड से वो क्लास लूंगी। And adopt various teaching methods to help pupil develop their potential and remove the obstacle in learning. इन मेथड से क्या होगा, बच्चा जो है वो अपने पोटेंशियल को डेवलप कर पाएगा, यानी कि वो समझ पाएगा कि मैं इससे बहुत ज्यादा कर सकता हूँ। साथ साथ में उनकी जो प्रॉब्लम है, जो ऑब्स्टेकल है, उनके सीखने के बीच में जो दिक्कत आ रही है वो खत्म हो जाएगी। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है, प्यूपिल्स में हैव वन और मोर देन वन ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चों को इन सब में से कोई भी एक या उससे ज्यादा लर्निंग डिफिकल्टीज हो सकती हैं। सबसे पहली है पुअर मेमोरी, जो कि ज्यादातर बच्चों में होती है कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था और क्या कॉन्सेप्ट था, क्या समझाया था। तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है टीचर के सामने। शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड इजिली डिस्ट्रैक्टेड बाय लिटिल थिंग्स। छोटे बच्चों का अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है बड़ों के मुकाबले। बड़ों का अटेंशन स्पैन 5 मिनट्स होता है, लेकिन छोटे बच्चों का 2 to 3 मिनट्स ही होता है। तो जब ऐसा होता है तो बच्चे जल्दी ही, कुछ बच्चे बहुत ज्यादा जल्दी, उनका 2 to 3 मिनट्स भी नहीं होता, वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। और जब हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो जो मैं सामने पढ़ रही हूँ या समझ रही हूँ, मैं उसे ढंग से समझ नहीं पाती हूँ। रिलेटिवली पुअर कॉम्प्रीहेंशन पावर, जो बच्चा है वो इजीली चीजों को समझ नहीं पाता है, वो कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाता है कि मैम एक्चुअली में क्या समझाने की कोशिश कर रही है।
लैक ऑफ लर्निंग मोटिवेशन, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें ऐसा लगता है यार इसको पढ़ के फायदा क्या है, ये हमारे किस काम आएगा, और वो जो लर्निंग मोटिवेशन है कि मैं इसे सीखूं वो खत्म हो जाता है इस केस में। फिफ्थ है हमारा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस और रिलेटिवली लो सेल्फ एक्सपेक्टेशन। जब मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लो है अपने बारे में तो मेरी खुद से एक्सपेक्टेशंस जो है, खुद से जो मेरी उम्मीदें हैं वो कम हो जाएंगी। तो अगर मेरे कम मार्क्स भी आते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है इतने भी आ गए वो भी बहुत है। तो उस केस में भी टीचर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। सिक्स्थ हमारा है वीक इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। कुछ बच्चे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में बहुत ज्यादा वीक होते हैं। सपोजिंगली इंग्लिश में आप उसे जम्बल्ड वर्ड्स देंगे तो वो समझ नहीं पाते हैं, उस चीज को अरेंज नहीं कर पाते हैं, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज्यादा वीक होती हैं। फेल्स टू ग्रास्प इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड मिक्स थिंग्स अप इजीली। कुछ बच्चे इंफॉर्मेशन को नहीं इजीली ग्रास्प कर पाते, यानी कि जैसे मैं आपको समझा रही हूँ तो 2-3 पॉइंट्स तक तो ठीक है, उसके बाद आप उसको समझना बंद हो जाते हो और जो पीछे वाले पॉइंट्स थे आगे वाले पॉइंट्स में वो मिक्स हो जाते हैं। तो उस केस में भी टीचर को एक एक चीज बहुत स्पेसिफिकली बतानी पड़ती है। हैव डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग न्यू और एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चों को नए कॉन्सेप्ट समझने में या एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट समझने में, जैसे मैं अभी सपोजिंगली किसी थियरिस्ट की बात करने लगती हूँ जो कि एब्स्ट्रैक्ट है, वो चीजें समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है और एकदम से नई क्लास में नया टॉपिक समझना भी कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। नीड मोर टाइम टू कंप्लीट असाइनमेंट और टास्क। ये बच्चे हर क्लास में होते हैं, हम लोग भी रहे होंगे। कुछ बच्चों को रेगुलर बच्चों से ज्यादा टाइम चाहिए होता है कोई काम कंप्लीट करने के लिए या कोई असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए। सपोजिंगली आपने पूरी क्लास को 2 दिन का टाइम दिया है, लेकिन ये जो बच्चा होगा उससे वो 2 दिन में भी कंप्लीट नहीं होगा और उसे उसको कंप्लीट करने के लिए और ज्यादा टाइम चाहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेमेडियल टीचिंग की, कि रेमेडियल टीचिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों ये हमारे स्कूल सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया था और किस लिए इसे यूज किया जाता है। The main objective of this program is to provide learning support to pupils who are not as good as their peers in performance. Main objective ये था कि उन बच्चों को सपोर्ट मिले, उन बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी हो जो कि बहुत अच्छे नहीं है, अपने दोस्तों के मुकाबले शायद उनसे थोड़ा कम है, तो उन्हें स्कूल एक तरीके से मदद करना चाहता था कि वो बच्चे भी आगे बढ़ सके। With the help of school curriculum and teaching strategies, a teacher should learning activities and practices experiences to pupils according to their abilities and requirements. स्कूल करिकुलम की मदद से और टीचिंग स्ट्रेटजीज की मदद से एक टीचर जो है वो ऐसी एक्टिविटीज बना सकती है, ये बच्चों को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे सकती है जिससे कि उनकी जो एबिलिटीज है वो निखरे, कि उनमें जो पहले से देन है भगवान की या उनमें जो जिस चीज में वो अच्छे हैं उसमें वो इम्प्रूव हो, या फिर जिस चीज की उन्हें जरूरत है, जिस चीज में वो वीक है उस चीज में रिक्वायरमेंट्स जो उनकी है वो टीचर पूरा करे। वो कर सकती है विद द हेल्प ऑफ स्कूल करिकुलम और अपने टीचिंग स्ट्रेटेजीज के द्वारा। टीचर्स ऑल्सो डिजाइन इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स। टीचर जो है वो भी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम्स डिजाइन करते हैं, यानी कि हर बच्चे के लिए अलग अलग चीजें बनाते हैं, एक्टिविटीज या फिर क्लास कैसे आप उस बच्चे को पढ़ाना चाहते हो वो टीचर डिसाइड करता है विद इंटेंसिव रेमेडियल सपोर्ट टू हेल्प पीपल कंसोलिडेट देयर बेसिक नॉलेज। बच्चों की मदद करने के लिए कि जो उनकी बेसिक नॉलेज है वो सबसे पहले क्लियर हो जाए, अलग अलग सब्जेक्ट्स में मास्टर द लर्निंग मेथड्स, और साथ साथ में उनके जो लर्निंग मेथड्स हैं वो भी अच्छे से क्लियर हो जाए। स्ट्रेंथन देयर कॉन्फिडेंस एंड एनहांस द इफेक्टिवनेस ऑफ लर्निंग। उनका कॉन्फिडेंस बढ़े और जो टीचर पढ़ा रही है, जो बच्चे को चाहती है कि बच्चा सीखे, वो बच्चा अच्छे से सीख पाए। फोर्थ ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है टीचर शुड प्रोवाइड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग टू डेवलप प्यूपिल्स। टीचर्स जो है उन्हें एक सिस्टमैटिक ट्रेनिंग देनी चाहिए बच्चों को ताकि वो डेवलप कर सके। जेनेरिक स्किल्स जो कि जरूरी है रेगुलर यूज के लिए, वो स्किल्स इंक्लूडिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, ऐसी स्किल्स यानी कि जो कि उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं वो डेवलप कर सके, उनका कम्युनिकेशन वो डेवलप कर सके, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उनके डेवलप हो जाए, वो खुद को मैनेज कर सके और साथ साथ में इंडिपेंडेंट भी हो जाए और क्रिएटिविटी भी डेवलप हो,
और साथ में उन्हें कंप्यूटर यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज भी आना चाहिए। तो टीचर को इस तरीके से पढ़ाना है कि बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, ऐसा ना हो कि बच्चा सिर्फ एक ही एरिया में डेवलप हो रहा है, बल्कि पूरी तरह से वो डेवलप होना चाहिए। Remedial teaching lays the foundation of pupils' lifelong learning, helps them develop positive attitudes and values, as well as prepare them for future studies and career. उन्होंने बोला कि रेमिडियल टीचिंग जो है वो एक तरीके से बेस प्रोवाइड कर देती है बच्चों को, जो उनको जिंदगी भर याद रहता है। उसके लिए साथ साथ में उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है। जब उन्हें ऐसा लगता है कि मैं इस एरिया में वीक था बट मैं इसे ओवरकम कर गया हूँ, तो बच्चा जो है वो पॉजिटिवली दूसरी चीजों की तरफ देखना शुरू करता है। वैल्यूज उसके अंदर अच्छे डेवलप होते हैं। साथ साथ में जब वो ये सब चीजें सीख जाता है तो वो उसको इन फ्यूचर हेल्प करती है अपना करियर चूज करने के लिए या फिर डेवलप करने के लिए। अब बात कर लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल्स विद लर्निंग डिफिकल्टीज। क्या प्रिंसिपल्स हैं वो जो कि एक टीचर को ध्यान में रखने चाहिए जब वो उन बच्चों की मदद कर रही हो जिन्हें डिफिकल्टी होती है चीजें समझने में या सीखने में। टीचिंग प्रिपरेशन, पहले उसे अपनी क्लास के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाली है, कौन सा टॉपिक है और किस तरीके से वो उसे कराएगी। नंबर 2, डिवाइस वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज। उसे अलग अलग एक्टिविटीज बनानी है, एक ही टॉपिक को लेके या अलग अलग टॉपिक्स को लेके, क्योंकि जब वो टॉपिक पहले करा चुकी है क्लास में लेकिन बच्चे को समझ नहीं आया तो पहले वाले मेथड में कहीं ना कहीं लैग किया होगा, उसमें कोई कमी रही होगी, इसलिए वो बच्चे की समझ में नहीं आया है। तो हमें नया मेथड यूज करना पड़ेगा जिससे कि हम बच्चों को पढ़ा सकें। डिजाइन मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन। मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशंस बनानी है, यानी कि ऐसी सिचुएशंस जिनका सच में कुछ मतलब निकलता हो और बच्चा उनसे कुछ सीख सके, उसे कुछ सीखने को मिले। हम ऐसे ही कोई भी एक्टिविटी नहीं करा सकते कि बच्चा टाइम पास कर ले और वो क्लास खत्म हो जाए। टीचिंग अप्रोचेस। टीचर की टीचिंग अप्रोच हमेशा सही होनी चाहिए कि वो क्यों पढ़ा रही है, उसका मोटिवेशन क्या है, उसको ऑब्जेक्टिव क्या है वो टॉपिक कराने के पीछे, वो सब एक टीचर को पहले से ही क्लियर होना चाहिए। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जब भी आप क्लास में जाते हो तो पहले बच्चों को जो भी कराने वाले हो उसके इंस्ट्रक्शंस हमें क्लियरली देने हैं कि आपको ये करना है, इसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। अगर आप क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो बच्चा कंफ्यूजन में कुछ सीख नहीं पाएगा और डर के मारे वो एक्टिविटी भी ढंग से नहीं कर पाएगा। समराइज द मेन पॉइंट। जब हम एक पूरा टॉपिक कवर कर लेते हैं तो हमें उसका मेन पॉइंट देखना है कि मेन पॉइंट क्या है और एंड में टीचर को वो समराइज करना चाहिए ताकि बच्चे को ये याद रहे कि आज की क्लास में हमने इस बारे में बात करी थी। एनहांस लर्नर्स इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन। बच्चे का इंटरेस्ट और मोटिवेशन जो है उसे हमें एनहांस करना है, यानी कि बढ़ावा देना है ताकि बच्चा क्लास में और ज्यादा ध्यान लगाए और जल्दी जल्दी चीजें सीख पाए। एनकरेज प्यूपिल्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन क्लासरूम एक्टिविटीज। हमें ध्यान रखना है इस बात का कि कुछ बच्चे बहुत शाय होते हैं और वो पार्टिसिपेट क्लासरूम में नहीं करना चाहते हैं, तो एज अ टीचर हमें उसे एनकरेज करना है बार बार कि चलो बेटा आप करके दिखाओ, आप करो। जब आप उसे एनकरेज करोगे तो उसे ऐसा लगेगा कि टीचर भी मुझ पे ध्यान दे रही है तो मैं क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करूं। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस। हमें लर्निंग प्रोसेस पे ध्यान देना है, ना कि टीचिंग प्रोसेस पे। हमें ये देखना है कि बच्चा सीख पाए, ना कि मैं ये देखूं कि मैं पढ़ा पाऊं। मेरी पढ़ाने का मोटिव ये होना चाहिए कि बच्चा उस चीज से कुछ सीखे। शो कंसर्न फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल प्यूपिल्स। जब रेमिडियल क्लास में बच्चे आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है तभी वो ज्वाइन करते हैं, तो एक टीचर को ध्यान रखना है कि जब भी वो किसी इंडिविजुअल को देखती है अच्छा परफॉर्म करते हुए उन क्लासेस में तो उसे उसकी तारीफ करनी है ताकि बच्चे को और एनकरेजमेंट मिले और मोटिवेट हो बच्चा कि मैं जल्दी से जल्दी और चीजें अच्छे से सीख पाऊं। अब हम बात कर लेते हैं करिकुलम अडेप्टेशन की, यानी कि करिकुलम को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है जब वो रेमिडियल टीचिंग की बात करता है। तो टीचर शुड अडेप्ट द करिकुलम टू अकोमोडेट द लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटी ऑफ प्यूपिल्स। टीचर जो है उसे करिकुलम को अकोमोडेट करना है इस तरीके से कि बच्चे जो है उनकी एबिलिटीज भी ध्यान में आ जाए और साथ साथ में जो उसका टीचिंग के मोटिव्स हैं वो भी पूरे हो जाए। Teacher should set some easy teaching objectives to acquire knowledge. Teaching should not be directed by textbook, which should not be taken as school curriculum. टीचर को कुछ स्टार्टिंग में
इजी टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, ताकि जब हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं कि हम ऐसे ऑब्जेक्टिव्स रखते हैं जो हम इजीली अचीव कर पाए और साथ साथ में कुछ सीख भी पाए। तो टीचर को स्टार्टिंग में कुछ इजी ऑब्जेक्टिव्स रखने चाहिए, धीरे धीरे हार्ड पे मूव ऑन करना चाहिए। उस तरीके से वो धीरे धीरे शॉर्ट टर्म में उन ऑब्जेक्टिव्स को कवर कर सकती है और नॉलेज भी एक्वायर कर सकती है। फिर उन्होंने बोला जो टीचिंग है वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं सिर्फ किताबों के भरोसे हूँ, जो किताब में लिखा है सिर्फ वही करा रही हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं करा रही हूँ। वो चीजें नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट बुक्स को हमें करिकुलम की तरह नहीं लेना है। करिकुलम और टेक्स्ट बुक अलग अलग है, टेक्स्ट बुक करिकुलम का एक हिस्सा है। School should classify the teaching content into core and non-core learning aspects according to the teaching objectives and pupils' ability. स्कूल जो है उसे टीचिंग कंटेंट को कोर यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है और नॉन कोर यानी कि जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है उसमें डिवाइड कर देना चाहिए। किस तरीके से कि उस स्कूल में बच्चे कैसे आते हैं, और दूसरा कि टीचर के ऑब्जेक्टिव्स जो है टीचिंग के वो भी पूरे हो जाएं। Number 4, teacher should be capable of designing material of different standards which could be taken from the internet, newspaper, magazines and references provided by educational department. टीचर जो है उसको अलग अलग मटेरियल बनाना आना चाहिए अपनी क्लास के लिए। सपोजिंगली उसे अपनी क्लास के लिए वर्कशीट्स बनानी है तो वो भी बना पाए, मास्क बनाने हैं किसी तरह के तो वो भी बना पाए, वो सब टीचर को आना चाहिए। और वो इनके आइडियाज ले सकती है इंटरनेट से, न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या फिर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो भी हमें बहुत सारी साइट्स बताते हैं जहां से हम हेल्प ले सकते हैं, तो टीचर भी वहां से हेल्प ले सकती है। 4th पॉइंट की बात कर लेते हैं। 4th पॉइंट कहता है कोर लर्निंग एस्पेक्ट्स रिक्वायर इन डेप्थ स्टडीज, यानी कि जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके लिए हमें इन डेप्थ स्टडीज करने की जरूरत होती है एंड एप्लीकेशंस, और हम उन्हें अप्लाई करके भी देख सकते हैं। Whereas materials in the non-core or advanced learning aspects may be streamlined or appropriately selected for teaching. Non-core aspects जो है, जो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम उन्हें किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्रीमलाइन करके, या फिर जो मेरी क्लास के लिए अकॉर्डिंगली जरूरी है उसको। Teachers should be encouraged to adopt recommendation or cross-curricular teaching by linking up related teaching areas flexibly. टीचर्स जो है उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो क्रॉस करिकुलर टीचिंग यूज कर सके। दूसरे स्कूल्स के टीचर हमारे स्कूल में आए, दूसरे करिकुलम के टीचर्स जो दूसरे तरह से पढ़ाते हैं वो हमारे स्कूल में आए, या फिर टीचर्स एक्सचेंज हो जाए ताकि बच्चों को नए तरीके से सीखने का मौका मिले, या रिकमेंड किया है किसी टीचर ने कोई तरीका कि आप ऐसे पढ़ाओ ये टॉपिक, तो वो उन्हें करना चाहिए ताकि वो अलग अलग एरियाज को लिंक करे, तो बच्चा समझ पाए कि सारे सब्जेक्ट्स जो है वो अलग अलग नहीं है, इनके बीच में कोई बहुत ज्यादा गहरी बाउंड्री नहीं है, बल्कि ये सब इंटर रिलेटेड आपस में है। सो दैट मोर टाइम कैन बी स्पेयर्ड फॉर इफेक्टिव एक्टिविटीज एंड लर्निंग। जब हम सारे सब्जेक्ट्स को जोड़ देते हैं तो और ज्यादा टाइम आ जाता है हमारे पास कि हम बच्चे जो है वो और ज्यादा लर्न कर पाए और एक्टिविटीज हम क्लास में करा पाए। फॉर एग्जाम्पल हम स्टोरीज के थ्रू अपना ईवीएस करा सकते हैं। प्लांट्स पे कोई स्टोरीज सुनाए और उसके साथ ही अपना ईवीएस का एक चैप्टर करा ले, तो वो बच्चों के लिए लैंग्वेज भी हो जाएगा और साथ साथ में ईवीएस का हमारा एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं डिजाइनिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी कि हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे बच्चा पढ़ सके, लर्न कर सके। टीचर शुड प्रिपेयर रिच, प्लीजेंट एंड कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। टीचर को ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ पे बच्चा परेशान ना हो, डरे ना, बहुत ही प्लीजेंटली, आराम से, रिलैक्स करके वो चीजों को सीख पाए। A well-designed learning environment helps to maintain pupils' attention and interest in learning and facilitates the achievement of teaching objectives. एक अच्छा क्लासरूम जो है, एक अच्छा एनवायरनमेंट जो हमने डेवलप करा है क्लासरूम के बाहर या क्लासरूम में, वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चे की अटेंशन भी रहे, इंटरेस्ट भी रहे और साथ साथ में टीचर के टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स भी अकम्प्लिश हो जाएं। Teachers may display the teaching material of the week or the learning outcomes or products of pupil at prominent places to stimulate their motivation in learning. टीचर जो है वो टीचिंग मटेरियल ऑफ द वीक बना सकती है, दिखा सकती है, या फिर बच्चों का जो उन्होंने जो भी एक्टिविटी एक वीक में किया उसे ऐसी जगह लगा सकती है कि सब लोग उसे देखें। जब हम ऐसा, जो आप लोग टीचिंग फील्ड से जो यहाँ पे होगा, जो इस वीडियो को देख रहा होगा, उन्हें पता होगा
कि जब बच्चे कोई चीज बनाते हैं तो हम उसे कहीं पे लगाते हैं तो बच्चों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैम ने मेरा वर्क डिस्प्ले किया है, मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ। जब ऐसा होता है तो बच्चों के दिल में सब्जेक्ट को सीखने की और इच्छा और मोटिवेशन डेवलप हो जाती है और वो चीज बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अच्छी रहती है। रेमेडियल टीचिंग के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज यूज करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले स्ट्रैटेजी जिसकी बात करने जा रहे हैं हम वो है आईईपी या फिर इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम। अगर आईईपी लिखा हुआ आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये रेमेडियल टीचिंग की एक टीचिंग स्ट्रैटेजी है। इसको इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम कहा जाता है। इसमें क्या होता है, टू फुलफिल द लर्निंग नीड्स ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स। बेसिकली हम इंडिविजुअली बच्चे पे फोकस करते हैं। द आईईपी एम्स टू रीइंफोर्स द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। रीइंफोर्स करना चाहता है वो फाउंडेशन ऑफ लर्निंग को कि हम सब बच्चों को इकट्ठे नहीं सिखा रहे हैं, हम एक बच्चे पे फोकस कर रहे हैं। हेल्प्स पीपल ओवरकम देयर लर्निंग डिफिकल्टीज। बच्चों को मदद करता है कि वो अपने लर्निंग डिफिकल्टीज से ओवरकम कर पाए एंड डेवलप देयर पोटेंशियल, और अपना पोटेंशियल लेवल जो है वो भी वो अपना साथ साथ डेवलप कर पाए। आईईपी इंक्लूड्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। आईईपी जो है वो शॉर्ट टर्म यानी कि थोड़े समय में पूरे होने वाले और लॉन्ग टर्म पूरे ज्यादा टाइम में पूरे होने वाले ऑब्जेक्टिव्स दोनों रखता है। लर्निंग स्टेप्स, एक्टिविटीज एंड रिव्यूज टू एंश्योर दैट द प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली। उसमें लर्निंग स्टेप्स के लिए एक्टिविटीज भी हैं और रिव्यूज भी हैं। टीचर को आप रिव्यू कर सकते हो जिससे कि ये पता लगे कि आईईपी प्रोग्राम जो है वो ढंग से हम इम्प्लीमेंट कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं। टीचर्स मस्ट इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ वर्क। टीचर को ध्यान रखना है कि बच्चा कितने इफेक्टिवनेस से, कितने अच्छे से काम कर रहा है, उस पर ध्यान दे एंड ट्राई टू गैदर ओपिनियंस ऑफ पीपल। साथ साथ में अपने ऊपर भी बच्चों के ओपिनियंस ले कि बेटा मैं ये जो पढ़ा रही हूँ क्या आपको सही लग रहा है, समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे बता सकते हैं, फॉर इम्प्रूवमेंट एंड बेटरमेंट, ताकि वो उसको बेटर तरीके से और अच्छे से वो क्लास अरेंज कर सके या सिखा सके बच्चों को और भी अच्छे तरीके से। सेकंड हमारा आता है पीयर सपोर्ट प्रोग्राम। पीयर सपोर्ट प्रोग्राम नाम से ही आप समझ गए होंगे कि जो बच्चे हैं वो आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। टीचर्स में ट्रेन ऑफ pupils who perform better in a certain subject to become little teachers। टीचर जो है वो कुछ ऐसे बच्चों को चुन सकती है क्लासरूम में से जो कि बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन्हें कुछ अच्छे से ट्रेन कर सकती है कि वो एज लिटिल टीचर्स की तरह काम कर सकें एंड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्पिंग क्लासमेट्स / schoolmates with learning difficulties in a group teaching and self study session as well as outside class। ये लिटिल टीचर्स जो है वो ध्यान रख सकते हैं कि वो दूसरे बच्चों की मदद करें क्लास में या फिर स्कूल में जिनको समझ में नहीं आ रहा है, क्लासरूम के अंदर भी बाहर भी, या फिर कोई बच्चा अगर अपने आप पढ़ रहा है उसे समझ में नहीं आ रहा तो वो भी इनसे जाके पूछ सकता है। Peer support program helps pupil reinforce their knowledge and develop their communication। Peer support program जो है वो एक तरीके से बच्चों को मदद करता है कि वो अपनी नॉलेज को रीइंफोर्स कर पाए यानी कि रीलर्न कर पाए। जो मुझे पहले से पता है जब मैं उसे किसी और को समझाती हूँ तो वो चीजें मैं वापस से अपने दिमाग में समझ सकती हूँ, ये याद रह सकती हैं वो मुझे। एंड डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड कोऑपरेशन स्किल्स एज वेल एज गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। ये लिटिल टीचर्स जो है वो अपने साथ साथ में पढ़ाने के साथ साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होंगी और उनको कोऑपरेट करना आएगा, दूसरों के साथ मिल बांट के पढ़ना आएगा और उनके रिलेशनशिप्स भी दूसरों के साथ अच्छे बनेंगे। रिवॉर्ड स्कीम हमारी थर्ड स्कीम जो है वो हमारी रिवॉर्ड स्कीम है। रिवॉर्ड से आप समझ ही गए होंगे, इसका मतलब है बच्चे को मोटिवेट करना या इनाम देना। To motivate pupils, teacher must implement reward scheme which focuses on guiding pupils to set their own objectives and plans। टीचर जो है वो रिवॉर्ड स्कीम उसे इम्प्लीमेंट करनी चाहिए अपनी क्लास में जिससे बच्चे जो है वो अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स बनाएंगे कि कल की क्लास में मुझे अच्छा परफॉर्म करना है, फिर मैम मुझे गिफ्ट देगी या मैम मेरी सबके सामने तारीफ करेगी और वो अपने लिए प्लान्स बनाएंगे एंड पॉजिटिवली रीइंफोर्सिंग देयर गुड परफॉर्मेंस। और जो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस है उसे पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट मिलेगा। टू डिजाइन रिवॉर्ड टीचर मस्ट नोट दीज। रिवॉर्ड स्कीम इम्प्लीमेंट करते हुए या रिवॉर्ड्स उसे डिजाइन करते हुए ये बातें ध्यान में रखनी है। एक टीचर को सेट क्लियर एंड स्पेसिफिक टारगेट्स।
क्लियर और स्पेसिफिक टारगेट्स होने चाहिए उसके, सेट अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए जो बच्चे एक्चुअल में अचीव कर पाए, वरना ऐसे ना हो कि मेरे रिवॉर्ड में बहुत हाई ऑब्जेक्टिव अचीव होने पे दूंगी तो वो दिन कभी शायद बहुत दिनों में आएगा, लेकिन हमें ये जल्दी जल्दी करने की जरूरत है। गिव डाइवर्सिफाइड रिवॉर्ड्स टू अकोमोडेट पीपल्स इंटरेस्ट एंड गिव रिवॉर्ड्स इंस्टेंटली। अलग अलग तरह के रिवॉर्ड्स मुझे देने हैं, कभी मैं मुंह से तारीफ कर सकती हूँ, कभी मैं बच्चे को कॉपी में A+ या गुड दे सकती हूँ, कभी मैं उनके पेरेंट्स के सामने उनकी तारीफ कर सकती हूँ, कभी मैं टॉफी दे सकती हूँ या बोल सकती हूँ कि जो बच्चा सबसे अच्छा करेगा उसका मैं बाहर बोर्ड पे काम लगाऊंगी। तो वो अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो भी आपको करना है वो इंस्टेंटली करना है। ये नहीं कि बच्चे ने आज अच्छा परफॉर्म करा है और आप उसे 10 दिन बाद आके तारीफ कर रहे हो, वो चीज नहीं होनी चाहिए। रिव्यू एंड रिवाइज द रिवॉर्ड स्कीम रेगुलरली। रिवॉर्ड स्कीम को बार बार रिव्यू करना है और रिवाइज करना है, ताकि जिन चीजों में कमी है या जो चीज ज्यादा अच्छी है हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूज कर पाए या फिर हटा पाए। इनवाइट पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू हेल्प चिल्ड्रन इम्प्रूव देयर वर्क। पेरेंट्स और गार्जियंस को बुलाना है ताकि बच्चे जो है अपना काम इम्प्रूव कर पाए। उन्हें ऐसा लगेगा कि हमारे पेरेंट्स या मेरी बहन भाई मेरी मदद कर रहे हैं, तो वो उसको और अच्छी मोटिवेटेड तरीके से इंटरेस्ट लेके उस काम को करेगा। फोर्थ हमारा आता है हैंडलिंग प्यूपिल्स बिहेवियर प्रॉब्लम्स, यानी कि बच्चों के जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं उन्हें कैसे हैंडल कर सकती है एक टीचर। ऑलवेज ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ प्यूपिल इन क्लास एंड देयर बिहेवियर इन ग्रुप्स। हमेशा एक टीचर को ऑब्जर्व करना है बच्चों की परफॉर्मेंस क्लास के अंदर कैसी है और साथ साथ में उनका बिहेवियर ग्रुप्स में कैसा है। जब वो दूसरे लोगों के साथ होते हैं तो वो उनसे कैसे बिहेव करते हैं। Establish a close relationship with pupils, develop mutual trust and listen carefully to what they say. एक रिलेशनशिप जो है टीचर को एस्टैब्लिश करनी है प्यूपिल्स के साथ, जो कि बहुत क्लोज होनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करना है कि बच्चा आपके सामने कुछ बात कर सके और ध्यान से सुनना है टीचर को कि वो क्या कहना चाहता है, क्योंकि बहुत बार जब बच्चा इमोशनली डिस्टर्ब होता है या सोशली किसी प्रॉब्लम में होता है तो बिहेवियर डिफर कर जाता है। जब हम उसे ढंग से ऑब्जर्व करते हैं, उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। Help pupil understand the effect of their behavior on others as well as on their own self. बच्चों को ये समझाना है कि उनके बिहेवियर का क्या इफेक्ट होने वाला है दूसरों के ऊपर और उनके खुद के ऊपर। यानी कि अगर एक बच्चा बदतमीजी से दूसरे से बात करता है तो मुझे उस बच्चे को अलग से समझाना है कि आपने जब उस तरीके से अपने दोस्त से बात करी तो उसे कितना बुरा लगा, और इसका इफेक्ट आपके ऊपर ये हो सकता है कि आपको खुद भी गिल्ट फील हो रहा हो और साथ साथ में आपकी फ्रेंडशिप भी खतरे में आ सकती है। तो वो जो कुछ चीजें हैं वो हमें बच्चों को समझानी है। फोर्थ पॉइंट हमारा कहता है कीप इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद द पेरेंट्स टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ प्यूपिल्स बिहेवियर, हेल्प प्यूपिल बिल्ड अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड अ हेल्दी सेल्फ इमेज। एक टीचर को एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहना चाहिए ताकि उसे पता लगे कि बच्चा जो बिहेव कर रहा है गलत तरीके से उसका क्या कारण है। हो सकता है घर पे कुछ ऐसा हुआ हो जो बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा हो, वो हमें तब पता लगेगा जब हम पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। हमें मदद करनी है कि बच्चा अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ला सके और एक अच्छी अपनी एक खुद की इमेज अपनी नजरों में बना सके। गिव पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू प्यूपिल्स गुड बिहेवियर। जब बच्चा अच्छा बिहेव करता है तो टीचर को उसे रीइंफोर्स करना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि बेटा आपने अच्छा बिहेव किया है। उस चीज से बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगी और वो हमेशा अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेगा एंड नॉट पे अनड्यू अटेंशन टू देयर मिसबिहेवियर। टीचर को अनड्यू अटेंशन नहीं देना चाहिए बच्चों की मिसबिहेवियर को, क्योंकि बहुत बच्चे अटेंशन के लिए डेली गलतियां जानबूझ के करते हैं कि मैम मुझ पे फोकस करेगी, तो वो चीजें हमें एज अ टीचर नहीं करनी है। डू नॉट ट्राई टू चेंज ऑल द डेविएंट बिहेवियर ऑफ प्यूपिल एट वंस। जितना भी गलत बिहेवियर बच्चा कर रहा है हम एकदम से उसे नहीं बदल सकते हैं और कोशिश भी नहीं करनी है एकदम से बदलने की। हमें छोटे छोटे चेंजेस करने हैं। अगर बच्चा थोड़ा थोड़ा भी चेंजेस अपने अंदर लाना शुरू करता है तो वो भी एक बहुत अच्छा साइन है। refer the cases to counselor teachers for follow up actions if the behavior problems of pupils continue or become serious.
जब प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती है और एज अ टीचर मैं उसे हैंडल नहीं कर पाती हूँ तो मुझे वो केसेस जो है या तो काउंसलर को रेफर कर देना चाहिए या दूसरे टीचर्स को जो शायद उसे मुझसे बेटर केटर कर पाएंगे और बच्चा जो है उसके लिए भी वो चीज अच्छी रहेगी। आज हमने रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात करी इस क्लास के अंदर। रेमेडियल टीचिंग यानी कि एक्स्ट्रा क्लासेस, बेसिकली जब बच्चे को कुछ समझ नहीं आता जब दी जाती है उसके बारे में हमने बात करी है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं आपको वीडियो कैसी लगी है। रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि हम लोग वीडियो डालते हैं रेगुलरली और वो आपको तब पता लगेगा जब आप बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।